हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा कर सब बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे जिस चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यार आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तीन टॉपिक हम लोग आज यहाँ पे पढ़ेंगे, वो तीनों के तीनों धमाकेदार होने वाले हैं। तो पहला हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अपनी एनसीईआरटी खोल लो, अपने हाथ में एक पेंसिल रख लो, जो जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं वो आप लोग वहीं पे लिख लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी में ही। कहीं आसपास बहुत जगहें दी हैं, है ना, एनसीईआरटी के आसपास पेजों में बहुत जगहें दी हैं, वहां पे आप लोग लिख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट यार, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो अब तक आपने सीखा, अगर आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं तो अब तक आपने सीखा कि कैसे हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम अरेंज्ड है, कैसे हमारे लंग्स अरेंज्ड हैं, है ना, ये सब हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि ये जिस तरीके से हमारे भगवान ने इस शरीर के अंदर सारी चीजें रखी हैं, ब्रीदिंग करने के लिए रखी है, ये ब्रीदिंग करने का मैकेनिज्म कैसे रखा है, तो ये सीखते हैं आज, बहुत मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट। तो ब्रीदिंग में बेटा दो ही चीजें हैं, बहुत इजी है, 5 मिनट का टॉपिक है, 5 मिनट का। तो ब्रीदिंग जो होता है बेटा, ब्रीदिंग में दो ही चीजें होती हैं, एक होता है इनहेलेशन, एक होता है इनहेलेशन। इनहेलेशन या इसी को बोलते हैं बेटा इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन। ठीक है, और दूसरा होता है बालक एक्सहेलेशन, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, है ना। अरे यही दो तो वर्ड होते हैं ब्रीदिंग का मतलब, एक्सहेलेशन या मैं बोलूं इसी को एक्सपायरेशन। तो सांस लेना यानी इंस्पायरेशन या इनहेलेशन, या सांस छोड़ना यानी एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। तो ये कैसे हो रहा है इसी का मैकेनिज्म आज जानेंगे। तो आपको पता है कि हमारे लंग्स को इस थोरेसिक चैम्बर में रखा गया है, और ये जो एयर टाइट थोरेसिक चैम्बर है ये कैसे बनाया गया था मैं आपको बता चुका हूं। वेंट्रली यहां पे स्टर्नम है, डॉर्सली पीछे आपकी वर्टिबल कॉलम है, और साइड से आप लोगों को रिब्स दिए गए हैं, और नीचे की तरफ एक डोम शेप दिया गया है जिसे बोलते हैं डायाफ्राजम। अरे याद है कि नहीं याद है, ये सब मिलके एक एयर टाइट चैम्बर बना रहे थे, और उसके अंदर रखे गए हैं हमारे लंग्स। राइट, लेट्स स्टार्ट। अब देखो यार, अब कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो ब्रीदिंग में हेल्प करने वाले हैं, ये बात समझना बहुत जरूरी है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। पहला जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर्स, पहला जो स्ट्रक्चर है, मैं यहां पे कलर चेंज करता हूं, वो है बेटा आपके रिब्स। ठीक है, रिब्स आपके ब्रीदिंग में बहुत हेल्प करने वाले हैं। कैसे हेल्प करने वाले बेटा बताऊंगा, ठीक है ना। फिर देखो एक बात बताओ, ये देखो, ये हो गया रिब्स, ये हो गया एक रिब, है ना, ऐसे ऐसे करके ये हो गया दूसरा रिब। तो इन रिब्स के बीच में, इन रिब्स के बीच में एक बेटा मसल्स भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? मसल्स भी पाई जाती है। उन मसल्स को बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। क्या बोलते हैं? इंटरकॉस्टल मसल। लिख देता हूं मैं यहां पे, इंटर कॉस्टल मसल। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा होगा, इंटर मतलब बिटवीन, यानी दो के बीच में, कोस्टल वर्ड इज ऑलवेज यूज फॉर रिब्स। तो इंटरकोस्टल मसल मतलब ऐसी मसल जो आपके दो रिब्स के बीच में होंगी। क्या मेरी बात क्लियर है? और तीसरा बेटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे बोलते हैं डायाफ्राजम। डायाफ्राजम, ये तीनों चीजें बहुत हेल्प करती हैं, बहुत हेल्प करती हैं आपके नॉर्मल ब्रीदिंग में। याद रखना मैंने क्या बोला है, नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क प्ले करेंगी। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। अब आप देखो करना क्या है। पहली बात तो ब्रीथ करने के लिए, सांस अंदर लेने के लिए आपको हवा अंदर लेनी होगी, और हवा का ना एक प्रिंसिपल है, ऑलवेज एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्या मेरी बात क्लियर है? रूल्स फॉलो करती है एयर। अरे फिजिक्स के रूल हैं ये। अरे बात क्लियर है? तो अगर आपको एटमॉस्फेरिक एयर को, याद रखो मेरी बात समझो, अगर मुझे इंस्पायर करना है तो मुझे एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर खींचना है। अरे मुझे एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर खींचना है, तो एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर खींचना है, तो एयर एक प्रिंसिपल पे काम करती है कि मैं हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाऊंगी। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाऊंगी। मतबल, मतबल ये है बेटा, मतलब बोल रहा हूं मैं, मतबल मतलब, ठीक है ना। तो मतबल ये है बेटा कि अगर मुझे उस एटमॉस्फेरिक एयर को अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स के अंदर पहुंचाना है, तो मुझे यहां लंग्स के अंदर का प्रेशर बेटा, लंग्स के अंदर का प्रेशर डाउन करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। किस प्रेशर से? एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेशर से। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? तभी वो एयर हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक एयर से मेरे लंग्स के अंदर आ पाएगी।
क्या मेरी बात क्लियर है? दूसरी बात, कैसे करूं सर मैं इस अपने लंग्स के प्रेशर को कम कैसे करूं? मेरी बात समझना, आपने पढ़ा होगा बॉयल्स लॉ, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अरे वॉल्यूम बढ़ा दो, प्रेशर घट जाएगा। अरे वॉल्यूम बढ़ा दो, प्रेशर घट जाएगा। कहने का मतलब, अगर मुझे लंग्स के अंदर का प्रेशर घटाना है तो मुझे लंग्स के अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर मुझे लंग्स के अंदर का प्रेशर घटाना है तो मुझे बेटा क्या करना पड़ेगा? अपने लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। सर मैं लंग्स के वॉल्यूम को कैसे बढ़ाऊं? सर लंग्स तो नॉन मस्कुलर है। सर लंग्स तो नॉन मस्कुलर है, वो ना ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते ना ही रिलैक्स कर सकते, तो मैं क्या करूं? मैंने आपको बताया था पिछला लेक्चर, अगर आपने मेरा देखा है तो मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी कहती है, और मैंने आपको समझाया भी था कैसे कहती है। अगर ये जानना है आप लोगों को तो आप लोग पिछले लेक्चर में जरूर जाना। मैंने आपको समझाया था कि अगर लंग्स के खुद के बस की नहीं है अपना वॉल्यूम चेंज करना, तो क्या होता है? एनसीईआरटी कहती है आप अपने थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम चेंज कर लो। अरे आप अपने थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम चेंज कर लो। जैसे जैसे थोरेसिक वॉल्यूम में चेंज आएगा वही सेम रिफ्लेक्ट होगा आपके लंग्स के अंदर। क्या मेरी बात क्लियर है दोस्त? क्या मेरी बात क्लियर है? मैंने क्या बोला कि लंग्स के बस की नहीं है अपना वॉल्यूम को डिक्रीज करना। अरे लंग्स खुद से अपना वॉल्यूम डिक्रीज नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करें? वॉल्यूम डिक्रीज चाहे इंक्रीज कुछ नहीं कर सकते। अरे मेरी बात क्लियर है? तो एनसीईआरटी बोलती है आप लोग थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम में चेंज कर दो, थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम में चेंज कर दो। जो थोरेसिक वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा वही सेम चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके कहां? लंग्स के अंदर। कहने का मतलब मेरी बात आपको क्लियर आ गई? मेरी बात आपको समझ में आ गई दोस्त? बहुत बढ़िया। लेट्स स्टार्ट। तो थोरेसिक वॉल्यूम को अगर मुझे चेंज करना है, थोरेसिक वॉल्यूम को अगर मुझे चेंज करना है तो कौन कौन से क्या क्या सिस्टम होता है? मेरी बात समझना बेटा, मेरी बात समझना, क्या क्या बताने वाला हूं बहुत बढ़िया समझ में आएगा। देखो भाई, देखो, अगर मुझे थोरेसिक चैम्बर, मेरी बात समझना, मुझे अगर सांस को अंदर खींचना है, अरे हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर एयर जाएगी, मुझे एटमॉस्फेरिक एयर अपने लंग्स में चाहिए। तो कहने का मतलब एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और मेरे थोरेसिक का चैम्बर का प्रेशर कम होना चाहिए। अगर कम करना है तो मैं क्या करूंगा? इस थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज कर दूंगा। जैसे आप सांस लेके देखो, अगर आप सांस लेके देखोगे तो बेटा यहां पे आपके थोरेसिक वॉल्यूम देखो इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और अगर आप लोग सांस लेते हैं, इंस्पायर करते हैं, तो आपके रिब्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं जरा आप नोटिस करो। रिब्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं आप जरा नोटिस करो। मैं इसको ऐसे याद करता हूं UFO से। आपके रिब्स जो होते हैं वो देखो अपवर्ड जाएंगे। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अपवर्ड जाएंगे, है ना। उसके अलावा F से हो गया फॉरवर्ड जाएंगे और आपका O से हो गया आउटवर्ड, बाहर की तरफ जाएंगे। अरे ऊपर की तरफ, आगे की तरफ और बाहर की तरफ जाएंगे आपके रिब्स। क्या मेरी बात क्लियर है? जैसे ही ऐसे देखो, ऐसे गया कि नहीं गया? अरे मेरी बात क्लियर है? और आपका जो डायाफ्राजम है, वो क्या करेगा बेटा? वो आपका ऐसे डोम शेप का होता है, वो आपका क्या कर जाएगा? ऐसे करके बेटा फ्लैटेंड हो जाएगा। डायाफ्राजम बिकम फ्लैट। अरे मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो मेरी बात समझो, मेरी बात समझ लो। रिब्स ने हमारा क्या किया? ऐसे करके इस हिस्से में, अरे मेरी बात समझ लो। अरे इधर देखो बेटा, ये वेंट्रल है, ये डोर्सल है। अरे वेंट्रल साइड, डोर्सल साइड। अरे बात क्लियर है? ठीक है। ये ऊपर वाला एंटीरियर साइड, नीचे वाला पोस्टीरियर साइड। अरे मैं नाम दे रहा हूं बेटा, ये मेरा थोरेसिक चैम्बर है। इधर देखो, मैं आपको बना के दिखाता हूं। इधर देखो, ये मैं आपको यहां पे हल्का सा ड्रॉ करके दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए सारी बातें। बेटा देखो, ये आपका डायफ्राजम था, पहले कैसे था? डोम शेप था। क्या था? डोम शेप था। ठीक है। अब मेरी बात समझना बेटा, ये आपका वेंट्रल साइड हो गया, ये आपका डोर्सल साइड हो गया। ऊपर वाला आपका ये वाला हिस्सा एंटीरियर साइड हो गया, नीचे वाला आपका पोस्टीरियर साइड हो गया। मैं ऐसा मान ले रहा हूं। इधर देख बेटा, ये आपका एंटीरियर साइड, ये आपका पोस्टीरियर साइड, है ना। इधर अगर यूं खड़ा हूं तो ये आपका वेंट्रल साइड और ये आपका पीछे वाला डोर्सल साइड। अगर रिब्स मूव कर रहे हैं तो देखो मेरी बात, रिब्स हमारा क्या कर रहे हैं? रिब्स और डायफ्राजम मिलके हमारा थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं रिब्स किस तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, मेरी बात समझना। इधर देखो आपने इंस्पायर किया, जैसे आपने इंस्पायर किया, सांस अंदर खींची, तो आपका थोरेसिक चैम्बर कैसे मूव हुआ? आपके रिब्स कहां गए? देखो ऐसे इस तरफ में मूव करे। अरे इस तरफ में मूव करे कि नहीं करे? इस तरफ मतलब डोर्सो वेंट्रल। अरे ये देखो, तो डोर्सो वेंट्रल, अरे ये वेंट्रल है, ये डोर्सल है।
अरे वेंट्रल है, डोर्सल है, तो आपका जो थोरेसिक चैम्बर है वो कैसे साइज में इंक्रीज हुआ? अरे कैसे उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ? ऐसे, इस तरफ में। तो ये क्या हो गया आपका डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। क्या हो गया? डोर्सो वेंट्रल, मतलब आपके रिब्स जो हैं वो आपके थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम किस तरफ बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? डोर्सो वेंट्रली। अरे मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? डोर्सो वेंट्रली। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखो हमारा डायफ्राम क्या करेगा? फ्लैट हो जाएगा। डायफ्राम क्या करेगा? फ्लैट हो जाएगा। अब मेरी बात समझना भाई, अगर डायफ्राम फ्लैट होगा तो इधर समझना भाई, पहले ये इतनी वॉल्यूम थी। अरे हमारे चेस्ट थोरेसिक चैम्बर की पहले क्या थी? ये वॉल्यूम थी V1। अरे बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जैसे ही हमारा ये आपका डायफ्राम है ना फ्लैट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। तो देखो अगर फ्लैट हो जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। अरे ऐसे हो जाएगा तो अब की बार वॉल्यूम देखो किस क्या हो गई? वॉल्यूम बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? अरे वॉल्यूम बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? अरे V2 इज ग्रेटर देन V1। लेकिन ये किस एक्सिस में बढ़ी है? एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ी है। तो आपका डायफ्राम जो है वो आपके थोरेसिक चैम्बर को एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज करता है, और आपके रिब्स जो हैं, अरे जो आपके रिब्स जो हैं वो आपको डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो इंस्पायरेशन में क्या हुआ? इधर देखो आपके रिब्स ने अपवर्ड फॉरवर्ड आउटवर्ड मूव करके डोर्सो वेंट्रल में आपके वॉल्यूम के थोरेसिक चैम्बर को बढ़ा दिया। क्या मेरी बात क्लियर है? डायफ्राम ने इस तरीके से बढ़ा दिया तो अल्टीमेटली आपके थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। जैसे इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो हमारे लंग्स के अंदर भी यही सेम चीज रिफ्लेक्ट होगा। लंग्स के अंदर का भी वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। जैसे ही लंग्स के अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, प्रेशर घट जाएगा। जैसी प्रेशर घटेगा, बाहर प्रेशर ज्यादा अंदर प्रेशर कम, एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, आपके अंदर एयर एंटर हो गई। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? चलो अब आगे देखो एक्सहेलेशन। एक्सपायरेशन में क्या होगा? एक्सपायरेशन में आपको क्या करना है? आपके लंग्स के अंदर का प्रेशर को बढ़ाना है। कहां से बढ़ाना है बेटा? एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेशर के हिसाब से बढ़ाना है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपके अंदर का प्रेशर बढ़ाना है तो वॉल्यूम घटाना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम घटाना है तो रिब्स जो होंगी वो जस्ट इसके अपोजिट काम करेगी। जो हमारी रिब्स होंगी पहले अपवर्ड गई थी, अब की बार बेटा डाउनवर्ड जाएंगी। अब की बार क्या करेगी? डाउनवर्ड जाएगी। पहले फॉरवर्ड गई थी, पहले फॉरवर्ड गई थी और अब की बार क्या करेगी? बैकवर्ड जाएगी। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? और अब पहले आउटवर्ड गई थी और अब की बार क्या जाएगी? इनवर्ड जाएगी। जैसे ये सब तीन चीजें होंगी, है ना, ये देखो अंदर सांस ली, अरे सांस खत्म करी कि नहीं करी? जैसी खत्म करी तो हमारे लंग, हमारे जो छाती है वो वापसी ऐसे आ गई। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या मेरी बात क्लियर है? और आपका डायफ्राम जो पहले फ्लैट हो गया था वो वापसी क्या हो जाएगा? डोम शेप हो जाएगा। इन दोनों की वजह से बेटा वॉल्यूम डिक्रीज कर गई। वॉल्यूम डिक्रीज कर गई, प्रेशर इंक्रीज कर गया आपके थोरेसिक चैम्बर में। और अगर थोरेसिक चैम्बर में प्रेशर इंक्रीज कर गया तो सीधी बात है आपके लंग्स के अंदर भी प्रेशर इंक्रीज दिखेगा। जैसे इंक्रीज दिखेगा तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर मूव्स आउट। अरे क्या मेरी बात क्लियर है? एयर मूव्स आउट। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? तो सर आपने इंटरकोस्टल मसल के बारे में तो बताया ही नहीं। इंटरकोस्टल मसल के बारे में तो बताया नहीं। देख बेटा बता रहा हूं, बहुत अच्छे समझा रहा हूं। देखो अब इधर देखो, ये तो मैंने आपको नॉर्मल मैकेनिज्म समझा दिया। अब मेरी बात और समझना, अब मेरी बात और समझना। इधर देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में क्या क्या काम आ रहे हैं, आपको पता है रिब्स काम आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आपको पता है इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल। अब मेरी बात समझना, इंटरकोस्टल मसल जो होती है वो दो रिब्स के बीच की मसल होती है। ऐसी मसल जो बाहर की तरफ होती है, बाहर की तरफ होती है, ऐसो को बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? और जो अंदर की तरफ होती है उन्हें बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। इसके अलावा आपको बेटा डायफ्राम, डायफ्राम भी यूज होता है। ये आपको बात समझ में आ गई? दीज आर दी स्ट्रक्चर्स जो आपके ब्रीदिंग में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन क्या सारे? नहीं बेटा, क्या सारे? नहीं। अब मेरी बात समझना, अगर मैं बोलूं नॉर्मल ब्रीदिंग, अगर मैं बोलूं नॉर्मल ब्रीदिंग में कौन कौन से स्ट्रक्चर हेल्प कर रहे हैं, मेरी बात समझना, नॉर्मल ब्रीदिंग में कौन कौन से स्ट्रक्चर हेल्प कर रहे हैं, तो मेरी बात क्लियर कर लेना बेटा। पहला है बेटा रिब्स, रिब्स। दूसरा है इंटरकोस्टल मसल, लेकिन कौन सी वाली? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगी, मेरी बात समझना, जब हम इंस्पायर करते हैं, क्या करते हैं? इंस्पायर करते हैं। आपको पता है रिब्स बाहर की तरफ जाते हैं। वो बाहर की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में क्या होती है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हमारे रिब्स बाहर की तरफ मूव करते हैं, है ना। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल नॉर्मल ब्रीदिंग में काम नहीं करते, नॉर्मल ब्रीदिंग में काम इनका है ही नहीं।
अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? और तीसरा काम है बेटा डायाफ्राजम का। तीसरा क्या काम है? डायाफ्राजम का। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? अब मेरी बात समझना, अगर आप इंस्पायर कर रहे हैं, अगर आप नॉर्मल इंस्पायर, देखो नॉर्मल सांस ले रहा हूं, देखो ये नॉर्मल सांस ली, नॉर्मल सांस में मुझे पता है तीन चीजों ने काम किया, रिब्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रेक्शन हुई और डायफ्रागम, तीन चीजें हुआ, तीन चीजें हुआ। अब मेरी बात समझना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, अरे मसल है, मसल में अगर कॉन्ट्रेक्शन होगा, मसल में अगर कॉन्ट्रेक्शन होगा तो मेरी बात याद रखना, एटीपी यूज होता है। क्या यूज होता है? अरे मसल के कॉन्ट्रेक्शन में एटीपी यूज होता है। एटीपी यूज हुआ है मतलब एक्टिव प्रोसेस है। क्या है बेटा? एक्टिव प्रोसेस है। मतलब जब भी हम इंस्पायर करेंगे एनर्जी खर्च होगा, जब भी हम इंस्पायर करेंगे, नॉर्मल इंस्पायर करेंगे, एनर्जी खर्च होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? एनर्जी खर्च होगा, इसलिए इंस्पायरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस, इंस्पायरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस। लेकिन नॉर्मल एक्सेल अगर करेंगे, नॉर्मल सांस बाहर छोड़ेंगे तो एटीपी का यूज नहीं होता, इसलिए जो नॉर्मल एक्सेलेशन है बेटा वो पैसिव प्रोसेस है। क्या है? पैसिव प्रोसेस है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो ब्रीदिंग एक्टिव है कि पैसिव है? तो ब्रीदिंग दोनों है, ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों आ रहे हैं, तो ब्रीदिंग एक्टिव भी है और पैसिव भी है। एक्टिव तब है जब सांस अंदर खींच रहे हैं और जब सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो वही चीज पैसिव होती है। पैसिव मतलब एटीपी यूज नहीं होता। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? तो नॉर्मल ब्रीदिंग में तो ये हो गया। अब मान लो मुझे नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं करना, मुझे फोर्सफुल करना है, फोर्सफुल करना है। फोर्सफुल मतलब मुझे लंबी सांस खींचनी है या लंबी सांस छोड़नी है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो फोर्सफुल ब्रीदिंग में, अरे अगर आपको फोर्सफुल ब्रीदिंग करना है, फोर्सफुल ब्रीदिंग, आप फोर्सफुल ब्रीदिंग करके देखो, फोर्सफुल ब्रीदिंग करके देखो। फोर्सफुल ब्रीदिंग में क्या है? मुझे ज्यादा एटमॉस्फेरिक एयर अंदर चाहिए। अगर ज्यादा एटमॉस्फेरिक अंदर चाहिए तो मुझे ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, और ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा तो मुझे ज्यादा मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? और ज्यादा मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा तो फोर्सफुल ब्रीदिंग में क्या क्या चीजें इंवॉल्व होती हैं भैया? आपका रिप्स तो इन्वॉल्व हो ही रहे हैं जो नॉर्मल ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होते थे। दूसरा आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जी हां वो भी यूज हो रहा है। तीसरा आपका डायाफ्राजम, जी हां वो भी यूज हो रहा है। चौथा इसके साथ साथ जो आपके यूज होते हैं, याद रखना बेटा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, आईआईसीएम, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल में भी कॉन्ट्रैक्शन आता है ताकि फोर्सफुली ब्रीदिंग करने के टाइम पे। अरे मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसके अलावा आपके एब्डोमिनल मसल भी पार्टिसिपेट करते हैं। एक काम करो, जोर से सांस छोड़ के देखो, आपका पेट सिकुड़ जाएगा। मैं छोड़ता हूं, ये देखो, देखो, अरे देखा कि नहीं देखा? आप खुद करके देखो। ये जो आपको, ये जो समझने वाली चीजें ना सारी की सारी ये जो समझने की चीजें ना सारी की सारी बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे नॉर्मल ब्रीदिंग में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल का काम नहीं होता, लेकिन अगर आपको फोर्सफुल ब्रीदिंग करनी है तो नॉर्मल ब्रीदिंग के जो सिस्टम है वो तो काम होंगे ही होंगे, साथ में ही एक्स्ट्रा काम होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? आई थिंक आपको मेरी बातें सारी क्लियर हो गई होंगी। बात पक्का? चलो भाई, अब मेरी बात समझना। एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल इंसान बेटा, एक नॉर्मल इंसान, एक हेल्दी ह्यूमन बींग, एक हेल्दी ह्यूमन बींग कितनी बार ब्रीथ करता है एक मिनट के अंदर? याद रखना बेटा, 12 से 16 बार पर मिनट। 12 से 16 बार पर मिनट आपका रेस्पिरेटरी रेट है, या मैं बोलूं आपका ब्रीदिंग रेट है ना? एक मिनट में एक हेल्दी ह्यूमन बींग 12 से 16 बार सांस अंदर बाहर करता है। क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? एक बार सांस अंदर लेके बाहर छोड़ना, अरे एक बार सांस अंदर लेके बाहर छोड़ना, कुल मिला के ये 5 सेकंड का काम है। अरे 5 सेकंड का काम है एक बार सांस लेना छोड़ना। अरे एक रेस्पिरेटरी रिदम की बात करूं, एक बार सांस लेना छोड़ना कितना टाइम लेता है बेटा? 5 सेकंड लेता है। तो एक मिनट का अगर आप हिसाब लगाओगे तो 12 से 16 बार होता है। यही सेम चीज पैदा हुए बच्चों में, जो पैदा हुए बच्चे होते हैं उनके अंदर ये 40-40, 50-50, इवन 60-60 भी चला जाता है, विच इज वेरी मच नॉर्मल, विच इज वेरी मच नॉर्मल। बच्चों के अंदर 40-50-60 पर मिनट चलता है, जो कि बहुत नॉर्मल है। बच्चों को बोलते हैं ना कि पसलियां चल रही हैं, उनका नॉर्मल है ये। जब धीरे धीरे वो बड़े होते हैं तो ये चीजें बेटा कम होती रहती है, और कितने पे आ जाती है? 12 से लेके 16 पर मिनट। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है और उसके अंदर ये रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा? बढ़ा हुआ आ रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, या मैं बोलूं ब्रीदिंग रेट, है ना? उस कंडीशन को बोलते हैं बेटा टेकिपनिया, टेकिपनिया। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे हार्ट रेट बढ़ता था टैकीकार्डिया बोलते थे, ऐसी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है तो टेकिपनिया बोलते हैं।
क्या मेरी बात क्लियर है? और यही अगर बेटा घट जाए रेस्पिरेटरी रेट या आपका ब्रीदिंग रेट घट जाए तो इसे बोलते हैं बेटा ब्रेडिप्निया। ब्रेडिप्निया। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ब्रेडिप्निया। क्या मेरी बात क्लियर है? ये दो वर्ड आपको पता होने चाहिए, टेकिप्निया और ब्रेडिप्निया। क्या मेरी बात क्लियर है? आई थिंक आपको मेरी सारी बातें यहां पर क्लियर हो चुकी होंगी। तो लेट्स स्टडी फ्रॉम एनसीईआरटी। इसको एक बार हम लोग एनसीईआरटी से भी रीड कर लेते हैं ताकि आप लोगों के अंदर बिल्कुल भी कोई भी क्षमता कह रहा हूं, शंका ना रहे। तो ब्रीदिंग बेटा दो स्टेज होते हैं, इंस्पायरेशन जिसमें हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेते हैं, और एक्सपायरेशन जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एल्वियुलर एयर को रिलीज आउट करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अब जो मूवमेंट ऑफ एयर है इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स है ना, ये कैसे होती है? कैसे होती है? हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं बिटवीन द लंग्स और एटमॉस्फेयर। लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में अगर प्रेशर ग्रेडियंट बन गया, प्रेशर डिफरेंस बन गया, तो ब्रीदिंग हो जाएगी, एयर की मूवमेंट हो जाएगी। तो इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स। इंस्पायरेशन कब होगी? जब बाहर का प्रेशर ज्यादा और हमारे लंग्स का प्रेशर कम। लंग्स के अंदर का प्रेशर मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा मतलब अंदर, पल्मोनरी मतलब लंग्स। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमारा लंग्स का प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एयर अंदर आ जाएगी, इंस्पायर हो जाएगा। मतलब आपके अंदर एयर का प्रेशर, आपके लंग्स के अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए। और कम होना मतलब देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर, देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से हमारे लंग्स के प्रेशर नेगेटिव में होना चाहिए। नेगेटिव मतलब इससे कम होना चाहिए। नेगेटिव मतलब ये नहीं माइनस में वैल्यू होनी चाहिए। नेगेटिव का मतलब है यहां पे कि वहां का प्रेशर के हिसाब से यहां का प्रेशर कम होना चाहिए। सिमिलरली एक्सपायरेशन जो होगा वो कैसे होगा? जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हायर होगा देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अरे क्या मेरी बात क्लियर है? और ये जो चीजें प्रेशर का काम, जो प्रेशर कैसे कंट्रोल होगा, ये होगा हमारा डायफ्राजम से और एक स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बिटवीन द रिब्स। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बिटवीन द रिब्स के बीच में मसल और डायफ्राजम मिलकर ये काम करते हैं, ये प्रेशर का डिफरेंस मेंटेन करते हैं, है ना? अब इंस्पायरेशन कैसे होगा? इंस्पायरेशन होगा कैसे होगा? देखो, डायफ्राजम में कॉन्ट्रैक्शन होगा। डायफ्राजम में जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? डायफ्राजम हमारा फ्लैट हो जाएगा। जैसे ही फ्लैट हो जाएगा तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में हमारा वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। यही सेम चीज लिखा हुआ है इधर देखो, विच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके अलावा देखो, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होंगी वो रिब्स को क्या करेंगी? अपवर्ड लिफ्ट करेगी, अप, एंड द स्टर्नम कॉजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इन द डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। है ना? यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, मैं देखो मैं आपको दिखा देता हूं, मैं आपको यहां समझाता हूं। देखो बेटा, ये वेंट्रल है, ये डोर्सल साइड है। अरे बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है। तो जब डायफ्राजम हमारा फ्लैट है, डायफ्राजम हमारा फ्लैट है तो देखो वॉल्यूम ऐसे इंक्रीज हुआ है ना? और हमारे रिब्स में जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई है वो कैसे इंक्रीज हुई? यहाँ पे देखो ये कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है, और ये क्या कर रहे हैं? देखो अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पे वॉल्यूम बढ़ रही है। दिस इज शोइंग इंस्पायरेशन। ये क्या शो कर रहा है? इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन में देखो ये वॉल्यूम घट रही, ये वॉल्यूम क्या कर रही? घट रही। यहां पे क्या हो रहा है? देखो ये डोम शेप हो जा रहा, डोम शेप हो जा रहा, मतलब देखो यहां की वॉल्यूम भी घट गई, यहां की वॉल्यूम भी घट गई, तो वॉल्यूम घट गया, प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो एयर क्या कर जाएगी? बाहर चली जाएगी। अरे मेरी बात क्लियर है? सारी बातें बेटा आपको मैं समझा चुका हूं, ठीक है? अब देखो, ये सब जो कॉन्ट्रैक्शन हुई तो ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज अ सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही जो भी ओवरऑल इंक्रीज हुआ थोरेसिक वॉल्यूम, थोरेसिक चैम्बर में, वही सेम चीज इंक्रीज दिखा आपको पल्मोनरी वॉल्यूम के अंदर। तो इधर देखो, अब जैसे ही पल्मोनरी वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ, है ना, क्या हुआ? फिर प्रेशर क्या हो गया? घट गया। जैसे ही प्रेशर घट गया, किससे? आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जिससे क्या हुआ? विच फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, दैट इज इंस्पायरेशन। अरे भैया बोलो स्वाहा, है ना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे अंदर घट गया, बाहर बढ़ गया, एयर अंदर आ गई। अरे बात समझ में है कि नहीं आई? अब अगला देखो, जब इन्हीं मसल्स में रिलैक्सेशन हो जाएगी, डायफ्राजम में रिलैक्सेशन, डोम शेप, इंटरकोस्टल मसल में रिटर्न आ जाएंगी वापसी अपनी, है ना? तो स्टर्नम वामना सब कुछ अपना वापस आ गया। तो क्या हो गया बेटा? थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज कर गया।
अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? इसकी वजह से क्या हुआ, पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज कर गया। इसकी वजह से क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर कितना बढ़ गया, ज्यादा नहीं बढ़ाना, ये नहीं कि वो अंदर 100 है बाहर 50 है ना, थोड़ा ही वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा बेटा, एयर बाहर चली जाएगी लंग से और स्वाहा, एक्सपायरेशन हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अब मेरी बात समझो, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। ये बात आपको समझ में आ गई। हम लोग अपनी स्ट्रेंथ, इंस्पायरेशन की स्ट्रेंथ को नॉर्मल इंस्पायर के साथ, अगर हमें और ज्यादा हवा अंदर लेनी है तो हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ एडिशनल सेट ऑफ मसल्स की रिक्वायरमेंट होगी। देखो इसने बोल रखा है एब्डोमिनल मसल, अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके अलावा आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, अगर इनमें भी कॉन्ट्रेक्शन होगी तो क्या होगा, फोर्सफुल इंस्पायरेशन होगा, ज्यादा स्ट्रेंथ से हम लोग इंस्पायर कर सकेंगे या एक्सपायर कर सकेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, ऑन एन एवरेज एक हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ करता है 12 से 16 टाइम पर मिनट। अरे बात समझ में है कि नहीं आई? द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पाइरोमीटर, है ना। तो क्या बोल रहा है कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर बाहर हो रहा है, हम उसको एस्टिमेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ मीटर, एक इंस्ट्रूमेंट को जिसे बोलते हैं स्पाइरोमीटर। क्या बोलते हैं? स्पाइरोमीटर। तो स्पाइरोमीटर बताता है हमें कि कितना हम लोग हमारे लंग्स कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो स्पाइरोमीटर, अरे क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, स्पाइरोमीटर विच हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, है ना, जो हेल्प करता है हमें कि कैसे हमारा पल्मोनरी फंक्शन क्लिनिकली, अगर कोई पेशेंट आता है हमें उसके लंग्स का स्टेटस जानना है तो हम लोग टेस्ट लिख के देते हैं कि भैया पीएफटी मतलब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, तो वहां पे क्या होता है, जो वहां के टेक्नीशियन होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं उनके पास स्पाइरोमीटर होता है और बोलते हैं फूको इसके अंदर, जितनी जान से हो सके उतना फूको, है ना। वो तरीके से उनको तरीका होता है उनका कैसे कैसे पता लगाते हैं, तो उनकी फिर वैल्यू हमें लिख के देते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? आई थिंक आपको मैकेनिज्म क्लियर होगा और आप आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे। अरे आप आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे, क्या इस बात की शर्त लगा लूं? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, मजा आ गया आप लोगों को पढ़ने में, मुझे मजा आ गया आप लोगों को पढ़ाने में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। क्या पढ़ेंगे बेटा? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, हर एक तरीके, अब आपको ये टॉपिक पढ़ने के लिए क्या करना है, आपको सांस लेना है। क्या करना है? सांस लेना है। तो भाई सांस तो आप अभी भी ले रहे हो, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको बोलूंगा अब वैसे वैसे आपको सांस लेनी है, ठीक है। अभी आप नॉर्मली बैठ के पढ़ रहे हैं, है ना, नॉर्मली सांस ले रहे हैं, क्या आपको पता लग रहा है कब सांस अंदर गई कब सांस बाहर चली गई? आराम से बैठे हो, अपना रीड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, मास्टर की बात सुन रहे हो, तो आपको पता नहीं लग रहा, है ना। तो ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, अरे नॉर्मल रेस्पायर कर रहे हो अभी आप लोग, नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हो आप लोग, तो वो नॉर्मल ब्रीदिंग को बेटा बोलते हैं हम लोग टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि कितनी एयर नॉर्मली इंस्पायर करी और एक्सपायर करी। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, मतलब देखो मैं आपके सामने बैठा हूं, यहां पे देखो, नॉर्मल नॉर्मल इंस्पायर कर रहा हूं, नॉर्मल एक्सपायर कर रहा हूं। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? नॉर्मल इंस्पायर, नॉर्मल एक्सपायर, इसे बोलते हैं बेटा टाइडल वॉल्यूम। अप्रोक्सीमेटली एक बारी में अगर आप नॉर्मल इंस्पायर करते हो या नॉर्मल एक्सपायर करते हो तो बेटा एक बारी में आप कितनी एयर को खींच लेते हो? याद रखना 500 ml। अरे एक बारी में 500 ml आप लोग एयर वॉल्यूम को खींच लेते हो ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। अब मेरी बात समझना, मैंने आपको पढ़ाया था कि पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है बेटा कंडक्शन जोन, दूसरा होता है बेटा एक्सचेंज जोन। याद है कि नहीं याद है? याद है कि नहीं याद है? एक होता है कंडक्शन जोन और दूसरा होता है एक्सचेंज जोन। एक्सचेंज में क्या होता था आपको पता था? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता था, और ये आपको कहां मिलता था? एल्विलाई की तरफ। और एल्विलाई से पहले पूरा का पूरा बेटा कंडक्शन जोन होता था। याद है कि नहीं याद है ना? तो मेरी बात समझना, ये जो आप 500 ml की एयर खींचते हो, है ना, ये पूरा 500 का 500 एक बारी में जो 500 खींचा है, ये पूरा 500 का 500 एक्सचेंज की तरफ नहीं जाता। अरे ये सारा 500 ml का 500 ml एयर पूरी तरीके से एक्सचेंज जोन में नहीं जाती, है ना। 500 ml में से 500 ml में से बेटा सिर्फ 350 ml ही एक्सचेंज जोन में जाती है। बाकी जो एयर होती है वो कंडक्शन जोन में ट्रैप हो जाती है। कितना है बेटा? 150 ml।
150 ml ट्रैप हो जाती है किसके अंदर, कंडक्शन जोन में, और ये 150 ml किसी भी तरीके से एक्सचेंज वाले पार्ट में पार्टिसिपेट नहीं करती, है ना। ये एयर एक तरीके से हमारे लिए डेड एयर है, क्योंकि ये बिल्कुल भी एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, इसलिए इस 150 ml जो कंडक्शन जोन में फंसी हुई है, इसे बोलते हैं बेटा डेड स्पेस एयर। क्या बोलते हैं, डेड स्पेस एयर बोलते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो व्हाट इज टाइटल वॉल्यूम, व्हाट इज टाइटल वॉल्यूम, कि कितना नॉर्मली इंस्पायर किया, एक्सपायर किया, कितना नॉर्मली सांस लिया, सांस छोड़ा। एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बींग, हेल्दी ह्यूमन बींग एक बारी में 500 ml खींचता है, 500 में से 500 पूरा का पूरा एक्सचेंज जोन में नहीं जाएगा, सिर्फ 350 जाएगा, 150 वाला कहां चला जाएगा बेटा, 150 कंडक्शन जोन में ट्रैप हो जाएगा, है ना। उसी को बोलते हैं डेड स्पेस एयर, क्योंकि वो एयर अब हमारे लिए डेड है, किसी काम की नहीं है। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं। तो ये 500 ml तो बेटा पर ब्रीद है, पर ब्रीद मतलब पर एक बारी में कितना हम खींचते हैं, है ना। अगर मैं पर मिनट की बात करूं, पर मिनट की बात करूं तो देखो बेटा लिखा हुआ है, एक हेल्दी ह्यूमन बींग, एक हेल्दी मैन, है ना, कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 से 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट, है ना। अरे एक बारी की बात करूं तो 500 से सिर्फ 500 ml, एक बारी की बात करूं तो 500 ml, एक बारी सांस लिया छोड़ा तो 500 500 करोगे, लेकिन लेकिन अगर एक मिनट की बात करूं तो एक मिनट में कितना नॉर्मल एयर खींचते हो, कितना छोड़ते हो, तो वो कितना होता है बेटा, 6000 से 8000 ml। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, पेपरों में आता है, नॉर्मल वैल्यूज आपको याद रखनी है, पेपरों में आता है। दिस इज टाइटल वॉल्यूम, आई थिंक आप कभी नहीं बोलोगे, आई थिंक आप कभी नहीं बोलोगे, डेड स्पेस एयर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना, फिर भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, आईआरवी, अगला क्या होता है, आईआरवी। आईआरवी मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये क्या होता है, मेरी बात समझना ये क्या होता है, मेरी बात समझना। भाई आपने नॉर्मल सांस ली, क्या आप इसके अलावा और नहीं ले सकते, ये लो। अरे आप एडिशनल वॉल्यूम भी तो इंस्पायर कर सकते हो। अरे नॉर्मल टाइटल वॉल्यूम, नॉर्मल एयर आपने इंस्पायर किया, ये देखो नॉर्मली, नॉर्मली कर दिया। क्या आप और नहीं कर सकते, क्या और भी तो कर सकते हो, ये देखो नॉर्मल, और खींच दी। अरे ये जो एडिशनल वॉल्यूम है, ये जो एडिशनल वॉल्यूम है ना, एडिशनल वॉल्यूम जो मैं इंस्पायर कर रहा हूं, है ना, या मैं बोलूं फोर्सिबल, यानी जोर लगा के जो जितनी मैं सांस खींच सकता हूं, जो एडिशनल वॉल्यूम है, टीवी को हटा के, उसे मैं बोलता हूं बेटा मेरी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं आई। अरे टाइटल वॉल्यूम को रखो साइड में, टाइटल वॉल्यूम इज नॉर्मल सांस लेना, नॉर्मल सांस लेने के बाद आप कितना और इंस्पायर कर सकते हो, नॉर्मल सांस लेने के बाद आप कितना और इंस्पायर कर सकते हो, उसे बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। तो अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन, है ना, कितना आप गहरी सांस लेके खींच सकते हो टाइटल वॉल्यूम से एक्स्ट्रा, है ना। ये कितना होता है बेटा, 250 से लेके 3000 ml तक, ओ सॉरी 2500 से लेके 3000 ml तक आप एक्स्ट्रा खींच सकते हो। मतलब 500 तो खींच लिया, 500 के बाद और कितना खींच सकते हो, 250 से सॉरी 2500 से 3000 ml। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है। आई थिंक बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी। अगला आ जाओ बेटा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। जैसे इंस्पायरेटरी में क्या था, अरे इंस्पायरेटरी में क्या था, कितना जोर कितना खींच सकते हो। एक्सपायरेटरी में होता है बेटा कितना आप छोड़ सकते हो मैक्सिमम। देखो नॉर्मली आपने छोड़ा, नॉर्मली आपने छोड़ा, ये होता है आपका टीवी। अरे ये हो गया आपका टीवी। नॉर्मल छोड़ने के बाद तो कितना छोड़ सकते हो, और भी तो छोड़ सकते हो। तो जितना एक्स्ट्रा छोड़ सकते हो उसे बोलते हैं बेटा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन, है ना, कितना आप एक्स्ट्रा और छोड़ सकते हो। अरे मेरी बातें क्लियर हुई कि नहीं। अरे टीवी मतलब नॉर्मल सांस लेना, नॉर्मल सांस छोड़ना, ठीक है। आईआरवी मतलब नॉर्मल सांस लेने के बाद आप कितना और एडिशनल खींच सकते हो, ठीक है। टीवी नहीं गिनेंगे इसमें, टीवी के बाद और कितना खींच सकते हो। ईआरवी मतलब टीवी छोड़ दिया, नॉर्मल सांस छोड़ दी, उसके बाद और कितनी छोड़ सकते हो, आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। इसका मतलब कितना हो गया, दिस एवरेज 1000 से 1100 ml, 1000 से लेके 1100 ml। अब मेरी बात समझना, आपको यहां पे कुछ मिसमैच नहीं लग रहा। आप एक्स्ट्रा खींच सकते हो 2500 से लेके 3000 ml, यानी 2500 से लेके 3000 ml। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं। एक्स्ट्रा छोड़ सकते हो कितना, 1000 से 1100 ml। अरे 1000 से 1100 ml, या खींच आप 2500 3000 रहे हो, छोड़ आप 1000 1100 रहे हो, कहीं ना कहीं तो गैप आ रहा है ना। अरे कहीं ना कहीं तो फर्क आ रहा है ना। मतलब
कुछ ए वॉल्यूम ऑफ एयर आपके हमेशा लंग्स के अंदर रहती ही रहती है। अरे आप खींच सकते हो 2500 से लेके 3000 मैक्सिमम, और छोड़ सकते हो मैक्सिमम कितना, 1000 से 1100। मतलब कुछ ना कुछ एयर आपके लंग्स में रही गई। अरे कुछ ना कुछ एयर आपके लंग्स में रही गई, मतलब आप जितनी मर्जी सांस छोड़ लो, कुछ ना कुछ आपके लंग्स में एयर रही जाएंगी। उसे बोलते हैं बेटा रेसिडुअल वॉल्यूम। व्हाट इज रेसिडुअल वॉल्यूम? कि लंग्स में कौन वो एयर के वो लंग्स के अंदर एयर का रह जाना आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। आपने पूरी तरीके से सांस छोड़ दी, उसके बावजूद भी कुछ एयर रह गई। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पे देख लो बेटा, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन। मतलब आपने पूरी सांस दम लगा के छोड़ दिया, तब भी आपके लंग्स के अंदर कुछ वॉल्यूम रह गया एयर का, है ना? वो कितना होता है बेटा? 1100 से 1200 ml। 1100 से 1200 ml होता है। इसी वॉल्यूम के चक्कर में आपके जो लंग्स के अंदर एल्वुलाई हैं उनकी शेप बनी रहती है। अगर ये सारी वॉल्यूम मैं बाहर निकाल दूं तो लंग्स एल्वुलाई हमारे क्या कर देंगे बेटा? कोलैप्स कर जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो कुछ ना कुछ अमाउंट हमेशा ही आपके लंग्स के अंदर रहता है, उसे बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम। मेरी बात क्लियर है? मेरी बात क्लियर है? अब देखो, अभी जो ऊपर मैंने आपको 4 पढ़ाया ना, ये मेन चीजें थी। अब और भी वैल्यूज आती है, और भी टर्म्स आती है। क्या होती है मेरी बात समझना। व्हाट इज रेसिडुअल वॉल्यूम? रेसिडुअल वॉल्यूम होता है बेटा, पूरी हवा निकाल दी अपने लंग से तब भी कुछ रह गई। ठीक है। एक होता है बेटा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्या होता है? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। देखो, पूरी सांस बाहर छोड़ दी, कितनी बच गई? रेसिडुअल वॉल्यूम। नॉर्मल सांस छोड़ी, अब कितनी लंग्स में बच गई जो फंक्शनल है? उसे बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं? इधर देख लो, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। भाई पूरी निकाल दी, कितनी बच गई? तो वो तो आपकी होगी रेसिडुअल। कितना रेसिडुअल बच गया, है ना? फंक्शनल रेसिडुअल मतलब क्या होता है? नॉर्मल एक्सपायर किया, उसके बाद कितनी बच गई। अब कितनी बच गई उसका फॉर्मूला समझ लो भाई। नॉर्मल एक्सपायर किया, नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद अभी आप और भी तो एक्सपायर कर सकते थे, जो ईआरवी था आपका, है ना? और भी तो एक्स्ट्रा एक्सपायर कर सकते हो, तो वो भी आपके लंग्स में रह गई। प्लस वो भी अगर निकाल दी तो कुछ अमाउंट में तो हमेशा लंग्स के अंदर रह ही जाता है अमाउंट। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो दिस इंक्लूड्स बेटा ईआरवी प्लस आरवी। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? आई थिंक आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। नहीं हो रही तो बताओ यार, नहीं हो रही तो बताओ। ठीक है, मैं मान ही नहीं सकता, आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी यहां पे। ठीक है बेटा, अब आगे देखो। अब देखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या बोला मैंने? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब देखो, टाइडल वॉल्यूम क्या था? नॉर्मल सांस लेना। ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था? नॉर्मल सांस के बाद कितनी खींच सकते हो। नॉर्मल सांस के बाद कितनी खींच सकते हो। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? दोनों को मिक्स कर दो, दोनों को ऐड कर दो। मतलब मैंने नॉर्मल सांस छोड़ी, मैंने क्या किया बेटा? नॉर्मल सांस छोड़ी। अब नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद मैं कितनी खींच सकता हूं? मेरी बात समझना, मैं कितनी खींच सकता हूं? पहले तो मैं नॉर्मल सांस ही खींचूंगा, यानी टीवी। अरे पहले तो मैं नॉर्मल सांस ही खींचूंगा, यानी टीवी, प्लस एडिशनल यानी आईआरवी। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब आप कितना इंस्पायर कर सकते हो आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? तो द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, है ना? क्या होती है बेटा? देखो, नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद कितना नॉर्मल पहले खींचोगे, यानी टीवी, उसके बाद और लंबा खींचोगे, यानी आईआरवी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? टीवी प्लस आईआरवी। टीवी प्लस आईआरवी। ये जो मैंने बता रहा हूं ना बेटा, इन सब की वैल्यू ऐड करके लिखनी है। आपको पता टीवी की वैल्यू क्या है? टीवी की वैल्यू क्या है आपको पता? आईआरवी की वैल्यू क्या है? इन सबको प्लस करो, आईसी की वैल्यू आ जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? अब देखो बेटा, ईसी यानी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब ये देखो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब कितना खींच सकते हो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में कितना छोड़ सकते हो नॉर्मल इंस्पायरेशन। अरे मैंने नॉर्मल सांस लिया, मैंने क्या किया बेटा? नॉर्मल सांस लिया। नॉर्मल सांस लेने के बाद मैं कितना छोड़ सकता हूं, ये हो गया मेरा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। देखो, नॉर्मल सांस लिया यानी टीवी लिया, तो पहले तो मैं टीवी छोड़ूंगा, फिर मैं और जो छोड़ सकता हूं ईआरवी।
अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हो गया आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल सांस लेने के बाद आप कितना छोड़ सकते हो? तो नॉर्मल पहले छोड़ोगे टीवी प्लस एक्स्ट्रा छोड़ोगे ईआरवी। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। अब आ जाओ बेटा वाइटल कैपेसिटी। अब आ जाओ वाइटल कैपेसिटी। अब मेरी बात समझना, वाइटल मतलब मैक्सिमम, वाइटल मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब समझो, मैक्सिमम खींच लो, मैक्सिमम सांस ले लो, मैक्सिमम इंस्पायर कर लो, उसके बाद कितनी मैक्सिमम छोड़ सकते हो, या फिर मैक्सिमम छोड़ दो, उसके बाद कितनी मैक्सिमम खींच सकते हो। इन दोनों का मतलब होता है वाइटल कैपेसिटी। क्या मतलब होता है? वाइटल कैपेसिटी। क्या मेरी पास वाइटल में दोनों तरफ मैक्सिमम रखना है भाई, दोनों तरफ मैक्सिमम। देखो, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, वाइस वर्सा। देखो, और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स इंस्पिरेशन। भाई पूरी सांस खींच लो, उसके बाद मैक्सिमम कितनी छोड़ सकते हो, या पूरी छोड़ दो तो मैक्सिमम कितनी खींच सकते हो। ये आपका वाइटल कैपेसिटी है। ये आपका क्या है बेटा? वाइटल कैपेसिटी है। चलो मैं आपको बताता हूं। मैं देखता हूं, मैंने मैक्सिमम छोड़ दी, मैक्सिमम छोड़ दी मतलब मैं मैक्सिमम कितनी छोड़ सकता हूं बेटा? ईआरवी। अब मुझे वापसी मैक्सिमम लेनी है, मैक्सिमम सांस लेनी है, मैक्सिमम छोड़ दी मैंने, मैक्सिमम लेनी है, तो पहले तो मैं मैक्सिमम छोड़ी हुई लूंगा, यानी ईआरवी। जो मैंने एक्स्ट्रा छोड़ी थी पहले ईआरवी लिया, उसके बाद मैंने क्या किया बेटा? नॉर्मल सांस खींची टीवी, और फिर मुझे मैक्सिमम तक लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा? आईआरवी, जो मैं एडिशनल वॉल्यूम और खींच सकता हूं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इधर देखो, नॉर्मल नॉर्मल एक्सपायर किया और पूरी छोड़ दी ईआरवी। अब ये मैंने बेटा मैक्सिमम छोड़ रखा है। अब मैं मैक्सिमम कितना खींचूंगा? देखो, पहले तो मैं वो खींचूंगा जो मैंने मैक्सिमम छोड़ी थी, यानी ईआरवी, फिर नॉर्मल टीवी, और फिर आईआरवी जो मैक्सिमम खींच सकता हूं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? चाहे मैक्सिमम छोड़ के मैक्सिमम खींच लो, या मैक्सिमम खींच के मैक्सिमम छोड़ दो। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसका मैक्सिमम क्या बन जाएगा? अगर मैंने मैक्सिमम छोड़ा है, मैक्सिमम छोड़ा है, तो देखो ईआरवी, पहले ईआरवी खींचूंगा, फिर टीवी खींचूंगा, और फिर लास्ट में बेटा आईआरवी खींचूंगा। आईआर, ये तीनों मिला के मेरा क्या हो जाएगा? फोर्स इंस्पायरेशन। फोर्स, या मैं बोलूं बेटा मैक्सिमम इंस्पायरेशन। अरे मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? और अगर मैं मैक्सिमम खींच के छोड़ूंगा, मैक्सिमम खींच के मैक्सिमम छोड़ूं, तो बताओ क्या होगा? पहले तो मैं आईआरवी छोड़ूंगा, फिर मैं टीवी छोड़ूंगा, फिर मैं ईआरवी छोड़ूंगा। फॉर्मूला दोनों सेम है बेटा, कुछ भी कर लो। दिस इज योर वाइटल कैपेसिटी, दिस इज योर वाइटल कैपेसिटी। क्या मेरी बात क्लियर है? अब आ जाओ बेटा टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, अब देखो क्या होता है इसमें, क्या बताना है इसमें, क्या होना है? देखो, टोटल लंग कैपेसिटी से आपको पता लग ही रहा होगा कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में है। जब मैं पूरी तरीके से अपने लंग्स को हवा से भर दूं, मतलब मैं पूरी मैक्सिमम इंस्पायर कर लूं, ये देखो, पूरी जितनी दम थी मैंने सारी हवा खींच ली, है ना। अब जो पूरी मैक्सिमम इंस्पायरेशन हो गई मेरी, उसके बाद मेरे लंग्स में कितनी एयर है वो मैं जानना चाहता हूं। देखो कितनी होंगी। देखो, मैक्सिमम के लिए पहले जो हमेशा लंग्स में बची रहती है, यानी रेसिडुअल वॉल्यूम, वो तो रहेगा ही रहेगा बेटा, रेसिडुअल वॉल्यूम तो रहेगा ही रहेगा। फिर मैंने क्या खींचा होगा? मैक्सिमम ईआरवी, फिर मैंने टीवी लिया होगा, और फिर मैंने बेटा आईआरवी। अरे ये सारे मिला दो, अरे ये सारे मिला दो, आपकी टोटल लंग कैपेसिटी हो गई। ये सारे मिला दो, टोटल लंग कैपेसिटी होगी। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अब इधर देखो, ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी। अरे ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी, इन सबको मिला के बोलता हूं मैं वाइटल कैपेसिटी। तो इसका फॉर्मूला एक और हो गया, रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस वाइटल कैपेसिटी। अरे रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस वाइटल कैपेसिटी, एक और फॉर्मूला हो गया। इसके फॉर्मूले आप कुछ भी कर सकते हो, चेंज वेंज कर सकते हो। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? और क्या चेंज कर सकते हो आप लोग? इधर देखो, जैसे टीवी प्लस आईआरवी को बोलते हैं आईसी। क्या बोलते हैं? आईसी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? देखो, आरवी प्लस ईआरवी प्लस आईसी भी लिख सकते हो, है ना। अब देखो, जैसे ईआरवी प्लस टीवी को आप क्या लिख सकते हो? ईसी। तो एक और फॉर्मूला बन गया, आरवी प्लस ईसी प्लस आईआरवी। ये फॉर्मुलाज चेंज होते रहेंगे, आप जैसे जैसे वॉल्यूम जैसे जैसे करोगे वैसे चेंज कर सकते हो आप इसको। अरे क्या मेरी बात क्लियर है? अरे क्या मेरी बात क्लियर है? आई थिंक आपको ये सारी वैल्यूज, सारे वॉल्यूम्स क्लियर हो गए होंगे, सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। अब मेरी एक बात और समझ लो, स्पाइरोमीटर जो हम लोग यूज करते हैं, स्पाइरोमीटर जो हम लोग
यूज करते हैं बेटा, उसमें हम लोग क्या पता लगाते हैं, लंग्स के अंदर कितनी वॉल्यूम है, अरे लंग्स कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, फुकवाते हैं जो ऐसे करके, है ना, तो जितनी एयर बाहर निकल सकती है, बाहर निकलने वाली एयर, अरे मेरी बात में एक नहीं है, या अंदर लेने वाली एयर, उसी को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, जो मेरे लंग्स के अंदर रह गई, यानी रेसिडुअल वॉल्यूम, स्पायरोमीटर उसको कैलकुलेट नहीं कर सकता। अरे लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम रह गई वो तो रह ही गई ना, वो आप कैसे उसको कैलकुलेट करोगे, तो जो लंग्स के अंदर वैल्यू, जो लंग्स के अंदर हमेशा एयर रह जाती है, यानी कौन कौन सी, यानी रेसिडुअल वॉल्यूम। अरे रेसिडुअल वॉल्यूम को स्पायरोमीटर कैलकुलेट नहीं कर पाता, क्योंकि स्पायरोमीटर वही तो बता पाएगा जो बाहर निकल रहा है अंदर जा रहा है, जो अंदर रह ही रहा है वो बाहर निकल ही नहीं रहा, तो वो कैसे पहचानेगा, तो स्पायरोमीटर नेवर कैलकुलेट आरवी, यानी रेसिडुअल वॉल्यूम। तो जिस जिस फॉर्मुलाज में आरवी आ रहा है वो चीजें स्पायरोमीटर कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। जैसे कि देखो, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में आरवी आ रहा है, नहीं तो कैलकुलेट कर देगा, ठीक है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में आरवी आ रहा है, नहीं तो कैलकुलेट कर देगा, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में आरवी आ रहा है, हाँ आ रहा है, इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, वाइटल कैपेसिटी में आरवी आ रहा है, नहीं तो कर देगा, टोटल लंग कैपेसिटी में आरवी आ रहा है, हाँ तो नहीं, तो किस किस को कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, ये टोटल लंग कैपेसिटी को कैलकुलेट नहीं कर पाएगा और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी को कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, है ना, और रेसिडुअल वॉल्यूम को भी कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। आई थिंक आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में बेटा हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे, जो कि वो भी बहुत इजी टॉपिक है। अरे क्या मेरी बात क्लियर है? अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अगले लेक्चर का वेट करना। तब तक के लिए बेटा ओके, बाय बाय।